देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि हम लाइट के वो बिहेवियर्स को पढ़ने वाले हैं जो उसको वेव मानकर ही पॉसिबल थे, पार्टिकल मानकर पॉसिबल नहीं थे। बात समझ में आई? लाइट कुछ ऐसे प्रोसेस परफॉर्म करती है जो सिर्फ और सिर्फ वेव मानकर ही प्रूफ करे जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ठीक है ना? जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये एक ऐसे प्रोसेस हैं जो लाइट को वेव मानकर ही करना पॉसिबल है, अदरवाइज इनको हम समझ नहीं पाएंगे। हालांकि ये बात अलग है कि लाइट जो भी प्रोसेस परफॉर्म करती है, इनको समझने के लिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं और इन प्रोसेस को एक्सप्लेन करना चाहा है। तो हमारे पास सबसे पहली थ्योरी जो लाइट के बिहेवियर को समझाने के लिए दी गई, वो हमारे पास था न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर मॉडल। ऐसा मान लो कि इन्होंने अपने इस मॉडल में लाइट को पार्टिकल माना था। ठीक है ना? इन्होंने कहा था कि लाइट जो है वो पार्टिकल से बनी हुई है, और इन्होंने बड़ी आसानी से उस वक्त प्रूफ कर दिया था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पर इनकी थ्योरी में ऐसा मान लो कि, बहुत आसान सी बात कहूँ तो, सब गलत है। इनकी थ्योरी में सब गलत है, कुछ भी सही नहीं है। और ये थ्योरी हम सिर्फ इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि ये न्यूटन ने दी थी। ऐसा मान लो इन्होंने जो जो बातें कही वो सारी की सारी बातें नहीं होती हैं। इनके हिसाब से दी गई हर एक बात टोटली रॉन्ग है। पर क्या है भाई, ये बड़े साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कुछ कहा है तो हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है। इसीलिए न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर मॉडल हमारे पास यहाँ पे है। अब देखो भाई, इन्होंने क्या माना? इनके मॉडल के हिसाब से लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल कॉल्ड corpuscles. Light is made of, ठीक है भाई, लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड corpuscles। ठीक है, चलिए। तो उसके अलावा इन्होंने क्या कहा कि लाइट जो है ना, जैसे साउंड प्रोपगेट करता है ऐसे ही लाइट प्रोपगेट करती है। और जिस तरीके से साउंड की स्पीड डेंसर मीडियम में जाने पर बढ़ जाती है, क्यों भाई, सही बात है ये जो मैं बोल रहा हूँ? क्या साउंड की स्पीड डेंसर मीडियम में जाने पर बढ़ जाती है? तो जब डेंसर मीडियम पे जाने पर साउंड की स्पीड बढ़ जाती है, तो वैसे ही उन्होंने कहा कि लाइट की स्पीड भी डेंसर मीडियम में जाने पर बढ़ जाती है। स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस ऑन पासिंग इन डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाती है। और तुम्हें ये बात समझ में आ रही है, ये बात गलत है। ठीक है भाई? क्यों? ये बात सही है गलत है इनकी? गलत ही तो है। स्पीड ऑफ लाइट पानी के अंदर कम होती है, ठीक है ना? वैक्यूम में ज़्यादा होती है, डिक्रीज करती है। और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि बढ़ जाती है। तो हमारे पास इस वजह से आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि इनका ये स्टेटमेंट गलत था। अब देखो, इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो आपको ये समझ में आएगा
ठीक है ना? आपको ये समझ में आएगा कि हमारे पास इन्होंने, अब बात क्या हुई कि इनसे पूछा गया यार कि और क्या कहना चाहते हो, ठीक है ना? ये कहने का मतलब क्या है? अब ये फेंक रहे थे, हम लपेट रहे थे, ये देते जा रहे थे, हम लेते जा रहे थे। इनसे पूछा गया और भी कुछ बचा है तो वो भी कह दो। तो इन्होंने कहा कि हमारे मॉडल में जो लाइट तो बनी है पार्टिकल से, और लाइट जो पार्टिकल से बनी है तो हर कलर के पार्टिकल्स का शेप और साइज डिफरेंट होगा। इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास जितने कलर ऑफ लाइट है, वायलेट का अलग कलर होगा, रेड का अलग कलर होगा, ग्रीन का जो अलग कलर है, इन सब के हिसाब से, अलग अलग कलर के हिसाब से जो कॉर्पस्क्यूल्स हैं, इनका शेप एंड साइज, सिर्फ साइज नहीं, शेप भी, सब कुछ डिफरेंट होगा। मतलब ये एजम्पशन पे एजम्पशन माने जा रहे थे और हम लिखे जा रहे थे, क्योंकि बड़े आदमी थे ये, ठीक है ना? तो इनकी कोई बात टाली नहीं गई, सब मान लिया गया। तो इन्होंने हमसे कहा कॉर्पस्क्यूल corpuscle are of different shape and size for different colors। अलग अलग कलर के लिए इनके कॉर्पस्क्यूल का साइज और शेप अलग अलग था। समझ में आ रही है बात? अलग अलग कलर का था, ठीक है ना? इस तरीके से न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर मॉडल था। इसमें देखो बहुत सी चीजें हैं, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब हम यहाँ पर इसको पढ़कर सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। जो जो मेन मेन बातें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है ना, वो आपको याद रखना है, ठीक है भाई? अब देखो, तो ये हमारे पास इस तरीके से आया। खैर, अब बात क्या हुई कि यार ये इतने बड़े इंसान थे, ऐसा मान लो तुम्हारे घर में तुम्हारे अब्बा कोई बात कह रहे हैं, ठीक है ना? तुम्हारे अब्बा कोई बात कह रहे हैं, कोई ज्ञान दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, और वो ज्ञान टोटली रॉन्ग है, ठीक है ना? लेकिन अगर तुम वहां पे कुछ सही कहना चाह भी रहे होगे तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, और तुम्हारी बात अगर किसी ने सुन भी ली होगी ना, तो लोग डिस्कार्ड कर देंगे। क्यों भाई? ऐसे ही तो होगा ना, कि भाई मान लो तुम्हारे अब्बा की उम्र 50 साल, 60 साल, वो बोल रहे हैं घर पे कुछ बात, तुम्हें बात समझ में आ रही है कि अब्बा आज बातें सही कर नहीं रहे हैं, और तुम कुछ सही बात कहना चाहते हो, कुछ कुछ सही बात तुम भी कहना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी कोई इज्जत इज्जत है नहीं घर पे, और उस इज्जत ना होने की वजह से तुम्हारी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। और ऐसा ही हुआ, ठीक है ना? ऐसा ही हुआ हमारे साथ, कह सकते हो ऐसा ही चीज हुई हाइगन के साथ। न्यूटन ने अपनी ये कॉर्पस्कुलर मॉडल जो दिया, ठीक है ना, ठीक है ना, न्यूटन ने जो अपना कॉर्पस्कुलर मॉडल दिया, ये 1670s के अराउंड दिया, और 70s के अराउंड ही हाइगन ने अपना वेव मॉडल दिया। हाइगन ने अपना वेव मॉडल दिया। अब तुम खुद बता दो, तुम्हें क्या लग रहा है, किसकी बात सुनी गई होगी उस वक्त? न्यूटन की, ठीक है ना? बेचारे हाइगन पैर मारते रह गए जमीन पे कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, लेकिन हाइगन की बात नहीं सुनी गई। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा मान लो कि हाइगन की बात पता है कब तक नहीं सुनी गई? जब तक हमने, कुछ और लोगों ने भी लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रूफ कर दिया, लाइट को वेव प्रूफ कर दिया, तो लोगों ने माना कि यार हाँ यार, कोई था तो जो कुछ उस वक्त कहना चाह रहा था। तो फिर उसकी थ्योरी निकाली गई, पढ़ी गई, और उसको रिकग्निशन मिला। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास है हाइगन वेव मॉडल। हाइगन वेव मॉडल में तुम ये बात जानते हो
कि हमने कुछ कुछ बातें पढ़ी हैं और कुछ कुछ बातें नहीं पढ़ी हैं। तो मैं ये वाला काम, मैंने पहले ही कहा था कि मैं ये वाला काम नहीं करूंगा कि मैं टॉपिक जो पहले पढ़ा रहा हूँ वो बाद में नहीं पढ़ाऊंगा, पर हाँ यहाँ पे उसको सिर्फ लिख दे रहा हूँ। हाइगन ने अपने वेव मॉडल में लाइट को एक वेव माना, लेकिन ये वेव मॉडल कब का है? 1670s के अराउंड का है। बात समझ में आ रही है? मतलब ऐसा मान लो कि दोनों लगभग 8-10 साल का फर्क है। 8-10 साल का फर्क है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर मॉडल में और इनके वेव मॉडल में। तो हाइगन का जो वेव मॉडल था, इसमें क्या हुआ, इन्होंने लाइट को वेव माना, लेकिन उस टाइम तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कुछ पता नहीं था। ये कहने का मतलब क्या है, जो पता होगा वही तो एज्यूम करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कुछ पता नहीं था, तो इन्होंने लाइट को वेव तो माना, पर लाइट को एक मैकेनिकल वेव माना। इन दिस मॉडल, light is considered as a mechanical wave. एज अ मैकेनिकल वेव, ठीक है ना। अब मैकेनिकल वेव है तो भाई उसको क्या चाहिए? मीडियम। तो इनसे पूछा गया, भाई सिंपल सी बात, एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कोई बात है। अब मान लो तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा सबसे बड़े हैं, वो कुछ कह रहे हैं, तो उनसे लोग क्रॉस क्वेश्चनिंग एक बार को नहीं करेंगे। और अगर तुम कुछ करोगे तो तुमसे तो क्रॉस क्वेश्चनिंग करी जाएगी ना। तो तुमने मान लो कह दिया कि लाइट हमारे पास मैकेनिकल वेव है, तो तुरंत किसी ने पूछा कि अच्छा, कि लाइट मैकेनिकल वेव है तो ये बताओ, ये स्पेस में कैसे चलकर आ रही है? सन से अर्थ तक कैसे चलकर आ रही है? तो इन्होंने तुरंत कहा कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है जहां पर स्पेस जो है, वैक्यूम, स्पेस इज मेड ऑफ मीडियम कॉल्ड ईथर। ठीक है भाई। ईथर, ठीक है भाई। तो ये ईथर का बना हुआ है, ठीक है ना। और ईथर के बारे में कहा गया, अब खुद सोचो, अगर हमारे पास ईथर को एक मीडियम माना गया जहां पे मैकेनिकल वेव चल रही है, तो ईथर में इलास्टिसिटी भी होनी चाहिए और डेंसिटी भी होनी चाहिए, और स्पीड ऑफ लाइट होती है बहुत ज़्यादा। तो ईथर हमारे पास एक मीडियम माना गया ऑफ हाई इलास्टिसिटी एंड लो डेंसिटी। हाई इलास्टिसिटी और लो डेंसिटी का इसको मीडियम माना गया, ठीक है ना। खैर, इतनी बातें इनकी फर्जी निकली, बाद में हमें इतनी बातें इनकी बेकार निकली, लेकिन ठीक है, कह गए मान लेते हैं। पर इन्होंने कुछ और बातें जो बताई वो एकदम सही थी। इन्होंने इसके अलावा जो और दूसरी बातें कही वो एकदम सही थी, और उसी के बेसिस पे हम आज तक सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे कि वेव फ्रंट। अगर हम बात करते हैं वेव फ्रंट की, तो वेव फ्रंट हमारे पास क्या है? आप जानते हो कि वेव फ्रंट हमने पहले ही पढ़ रखा है। मैं दोबारा एक बार लिख दे रहा हूं डेफिनेशन। क्या है ये? A locus or equation of point where all points around a source are in
सेम फेज, ठीक है ना, आधा पेज लगभग। A locus or equation of point where all point around a source are in same phase। ठीक, जैसे हमें याद करो, क्यों भाई, ये बात सबको पता है ना, इसे तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, याद है कि हमारे पास अगर कोई सोर्स है, मैं चलो लिख देता हूं, इस सोर्स की इक्वेशन है a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। अगर मैं इससे r डिस्टेंस दूर यहां जाऊं, r डिस्टेंस दूर यहां जाऊं, r डिस्टेंस दूर यहां जाऊं, इन सारे पॉइंट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी a sin ओमेगा t माइनस के आर। इन सारे पॉइंट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी ओमेगा t माइनस के आर। इन सारे पॉइंट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी a sin ओमेगा t माइनस के आर। अब मैं इन सबको जोड़ूं, तो जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो इन सबको जोड़ने पर जो एक कर्व आएगा, जो एक सरफेस आएगा, उसको हम बोल देते हैं वेव फ्रंट। ठीक है ना, जैसा हमने पहले पढ़ा भी हुआ है, जैसा हमने पहले पढ़ा भी हुआ है कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स से अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पॉइंट सोर्स से जो सरफेस बनते हैं वो हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होते हैं। पॉइंट सोर्स से जो सरफेस बनते हैं वो हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होते हैं। ठीक है ना, अब एक बात और ऐड करते हुए चलते हैं। ये बात तुम समझ गए कि पॉइंट सोर्स है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ये बात तो हम जानते थे। ठीक है ना, हमने पहले भी पढ़ी हुई है, मैंने एक बार थोड़ा सा फिर समझा दिया है कि अब खुद देखो ना, इस पॉइंट से ये पूरा का पूरा सरफेस हमेशा कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे, तो सबका फेज ओमेगा टी माइनस के आर कैसा है, सेम। अब एक चीज देखो, अगर मैं यहां से लाइट रे को निकालूं या वेव को निकालूं, तो मेरी वेव यूं जा रही है। ये बताओ, क्या मेरा पॉइंट सोर्स की वेव और वेव फ्रंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? अगर मैं एक लीनियर सोर्स बनाऊं, अगर मैं एक लीनियर सोर्स बनाऊं, तो लीनियर सोर्स आपके पास होता है ये, और ये जो है, ये हमारे पास, मैंने पढ़ाया था या अब दोबारा बोल रहा हूं, एक लाइन से एक ऐसा सरफेस जो उससे हमेशा बराबर बराबर डिस्टेंस पे हो, वो क्या हो सकता है, एक सिलेंडर। एक लाइन से एक ऐसा सरफेस जो उससे हमेशा बराबर बराबर डिस्टेंस पे हो, तो वो क्या हो सकता है, सिलेंडर। और अगर ये तुम्हारा सोर्स है और इसने वेव निकाली, तो क्या ये वाली वेव भी फिर से वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है? और थर्ड तुम्हें याद होगा, थर्ड था हमारे पास एक प्लेन सोर्स। और प्लेन सोर्स में तो बहुत इजी है, ये प्लेन सोर्स है और यही उसका वेव फ्रंट है। और यहाँ पर भी जो वेव है वो यूं जा रही है, और कैसी है, परपेंडिकुलर। तो ये बातें मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ, दोबारा डायग्राम बनाए हैं। पर अब मैं यहाँ पे एक बात और लिख सकता हूँ कि अ वेव एंड इट्स वेव फ्रंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। क्यों भाई, अ वेव एंड इट्स वेव फ्रंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, कह सकते हैं ऐसा।
चलिए, अच्छा एक बात और बताओ कि अगर हमारे पास दो वेव फ्रंट है, दो वेव फ्रंट है और दोनों के बीच का टाइम टी है, दोनों के बीच का टाइम टी है, तो ये बताओ क्या उन दोनों के बीच का टाइम, हर लोग टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, भाई दो, जैसे ये एक पूरी की पूरी वेव फ्रंट है, ये एक पूरी की पूरी वेव फ्रंट है, इन दोनों वेव फ्रंट के बीच का डिस्टेंस, स्पीड और टाइम हमेशा सेम होगा? बताओ, दो वेव फ्रंट्स के बीच का डिस्टेंस, टाइम और स्पीड क्या हमेशा सेम होगा? क्यों भाई, ये बात क्लियर हो रही है थोड़ी सी कि हम क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास आप एक ऐसा सोर्स मान लो, ठीक है ना, आप एक ऐसा सोर्स मान लो जहां पर आधा सोर्स पानी में है, आधा सोर्स पानी के बाहर, या आधी वेव फ्रंट्स पानी के बाहर है, आधी वेव फ्रंट्स पानी के अंदर। तो हम क्या बोलते थे कि जब मीडियम बदलता है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, लेमडा बदल जाता है और स्पीड बदल जाती है। तो खुद बताओ, क्या इन दोनों के बीच में, हमारे पास अगर इन दोनों में या किसी भी उसमें आप ऐसा मानो कि इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस x है, स्पीड v है, तो टाइम t है, और अगर आप इन दोनों के बीच की बात करोगे तो यहाँ पर कुछ x डैश हो जाएगा, वेलोसिटी v डैश हो जाएगा, पर टाइम कैसा रहेगा? सेम। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, क्या सब लोगों को ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, तो बात क्या हुई कि जब मीडियम अलग, अगर सेम मीडियम है तो डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम बिटवीन टू वेव फ्रंट्स विल बी सेम, पर अगर मीडियम अलग अलग हो गए तो ओनली टाइम विल रिमेन सेम। क्या ये बात सबको समझ में आई? टाइम क्यों सेम रहा? बिकॉज फ्रीक्वेंसी सेम रही। टाइम क्यों सेम रहा? बिकॉज फ्रीक्वेंसी सेम रही। क्लियर? तो हम क्या लिख सकते हैं इस बात को? हाँ भाई, बातें क्लियर है थोड़ी थोड़ी? चलो, अब देखो क्या हुआ। इसके अलावा जो दूसरी बात ये लेकर आए, जो दूसरा कंसेप्ट इन्होंने एक्सप्लेन करा हाइगन ने, वो था सेकेंडरी वेवलेंथ। सेकेंडरी वेवलेंथ, ये बताओ, मतलब तुम किसी जगह पर, तुम किसी जगह पर लाइन लगाकर खड़े हुए हो, 100 लोग, 50 लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हो, ठीक है ना, 100-50 लोग एक ही लाइन में खड़े हुए, ठीक। सबसे आखिरी वाले इंसान ने लाइन में धक्का मारा, लाइन में धक्का मारा, ठीक है ना, सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ ही फॉलो हो रही है, ठीक है ना। या पहले के जमानों की बात कर लो जब लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करते थे, आजकल तो बहुत फॉलो कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है ना। मैं इससे पहले की बात कर रहा हूँ,
ठीक है ना, जब लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो करते थे। अब तो 2 फीट 6 फीट क्या 10-10 फीट पे खड़े होते हैं। ठीक है ना। तो पहले जो है, जब सोशल डिस्टेंसिंग नाम का कंसेप्ट नहीं था, ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है, तो हमारे पास क्या था, जब सोशल डिस्टेंसिंग का कंसेप्ट नहीं था तो हम लाइन में खड़े हुए थे, किसी एक इंसान ने हमें धक्का मारा, या लास्ट आखिरी वाले इंसान ने, सबसे आखिरी वाले ने लाइन पर धक्का मारा। जब सबसे आखिरी वाले इंसान ने लाइन पर धक्का मारा, तो ये बताओ, सबसे आखिरी वाले ने जब लाइन पर धक्का मारा, तो जब तुम्हारे पास वो धक्का आया, तो तुम किसको बातें सुनाओगे, अपने पीछे वाले को या जहां से धक्का आया? बताओ, तुम सबसे पहले किसको एडजेक्टिव सुनाओगे, अपने पीछे वाले को। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए डिस्टरबेंस का सोर्स वो था। क्योंकि तुम्हारे लिए डिस्टरबेंस का सोर्स कौन था? जस्ट पीछे वाला। या तुम भाई कैलकुलेट कर लेते हो कि धक्का आया कहां से है? क्यों भाई? ऐसा तो नहीं है कि तुम कैलकुलेट कर लेते हो कि ये धक्का मेरे ऊपर, मुझसे 50 लोग पीछे, उस फला फला इंसान ने लगाया था, तो जो बातें मैं कह रहा हूं ये मैं उसी को कह रहा हूं। नहीं ना। तो इन्होंने सेकेंडरी वेवलेट में यही कंसेप्ट डिफाइन करा, क्या, कि एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट act as a new source of disturbance. Every point on a wavefront act as a new source of disturbance. ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात, इस बात को याद रखना है कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ न्यू सोर्स। इसका मतलब ये हुआ सिंपल, जैसे मान लो ये मेरे पास कोई सोर्स था, ये उसका वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट पे ये एक पॉइंट है। अब ये जो पॉइंट है, ये एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा अपने आगे वालों के लिए, ऐसे। तो बात ये हुई कि मैंने क्या बताया, हाइगन छोटे इंसान है, अभी इनका लेवल न्यूटन तक पहुंचा नहीं है। तो जब ये कुछ कहेंगे तो इनसे सवाल पूछा जाएगा। अगर ये कुछ कहेंगे तो इनसे सवाल पूछा जाएगा कि आखिर क्यों। तो इनसे ये कहा गया कि यार ये बताओ, तुम कह रहे हो कि हर पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और अगर ये नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा तो जितनी एनर्जी ये आगे भेजेगा उतनी एनर्जी ये पीछे भेजेगा, और ऐसा करने पर पीछे जाने वाली एनर्जी और पीछे वाले पार्टिकल से आगे वाले आने वाली एनर्जी एक दूसरे को कैंसिल आउट करना चाहेगी। क्यों भाई? बात समझ में आ रही है? इनसे क्या सवाल पूछा गया? इनसे जो सवाल पूछा गया वो तुम्हें समझ में आया कि भाई तुम कह रहे हो कि ये इस टाइप से नया सोर्स बन गया, तो कुछ एनर्जी ये आगे भेजेगा, कुछ एनर्जी ये पीछे भेजेगा। तो इसकी पीछे जाने वाली एनर्जी और किसी और पार्टिकल की आगे आने वाली एनर्जी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकती है। तो इन्होंने कहा कि एक काम करो, माना कि, नहीं, सिंपल सी बात, कि इन्होंने कहा कि देखो,
मॉडल किसने दिया है? मैंने। तो जहां फंसूंगा वहां पे एजम्पशन भी कौन मानूंगा? मैं। और इन्होंने माना एक एजम्पशन कि सेकेंडरी वेवलेट्स में प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, या एक सेकेंडरी वेवलेट, हाँ मैं वही वाली बात बता रहा हूँ, उसी की बात है ना, कि इन्होंने कहा ना कि आगे पीछे जाने वाली वेव और आगे आने वाली वेव कोलाइड कर सकती हैं। तो इनसे इनसे यही सवाल तो पूछा गया कि अगर एक ये वेव बना रहा है, इस सेकंड इसने वेव बनाना शुरू करी, अगर ये आगे बनाएगा तो पीछे ही बनाएगा, और पीछे की और आगे की वेव स्ट्राइक कर सकती हैं, कह सकते हो इंटरफेरेंस कर सकती हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर सकती हैं, कैंसिल आउट हो सकती हैं। तो वही वाली बात अभी किसी ने लिखा भी है, ठीक है भाई, कि भाई इनका मॉडल है, तो हर चीज कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेंगे। तो इन्होंने कह दिया कि सेकेंडरी वेवलेट्स जब एक नए सोर्स की तरह बिहेव करते हैं तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव में ज्यादा एनर्जी प्रोपगेट कराते हैं। कह सकते हो अ सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रांसफर मोर एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना? ट्रांसफर्स मोर एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है भाई, क्लियर ये चीज? तो इसके बेसिस पे सेकेंडरी वेवलेट डिफाइन करी गई। सबको समझ में आई ये बात? चलो, तो हमें अल्टीमेटली अपने सिलेबस में जो बात समझनी है वो क्या है? देखो, तुम्हारे पास ना तीन टाइप की रेज होती है, तुम्हारे पास इन जनरल तीन टाइप की रेज होती हैं। कौन कौन सी? कौन कौन सी बीम्स होती हैं? आपने अपने सिलेबस में तीन टाइप की बीम पढ़ी होती है। एक पैरेलल बीम, दूसरी कन्वर्जिंग बीम, तीसरी डाइवर्जिंग बीम। तो हमारे लिए अगर कहीं पर एक पैरेलल बीम बनाई जाए, तो आपको पता है कि अगर ये एक पैरेलल बीम है, दूसरी हमारे पास कन्वर्जिंग बीम होती है, और आपके पास ये एक कन्वर्जिंग बीम है, ठीक है ना? और सेम तरीके से ये आपके पास एक डाइवर्जिंग बीम है। तो अगर आपको कभी भी इनके हिसाब से वेव फ्रंट बनाने पड़े, तो आप जानते हो वेव फ्रंट का मतलब क्या होता है? एक सरफेस जो रेस के परपेंडिकुलर हो, जो वेव के परपेंडिकुलर हो। तो ये हो गया इनका वेव फ्रंट, ठीक है ना? ये आपके पास आ जाएगा इनका वेव फ्रंट, और ये आपके पास आ जाएगा इनका वेव फ्रंट। बताओ भाई, क्या जो सरफेस मैंने बनाए हैं आपको समझ में आ रहा है कि वो लाइट रेस के परपेंडिकुलर है? ठीक है ना? तो इस तरीके से हमें कभी कभी वेव फ्रंट पहचानने को आ सकते हैं। तो वेव फ्रंट पहचानने के लिए जब भी आएगा तो हम क्या करेंगे? हम इस तरीके से वेव फ्रंट को बनाएंगे। ठीक, चलो।
बताओ भाई, क्या करोगे? क्या लग रहा है? तुक्का लगाओ, तो मैं समझाऊंगा। देखो, एक सिंपल सा काम है। तुम्हें जब भी वेव फ्रंट कैलकुलेट करना हो, तुम्हें जब भी वेव फ्रंट कैलकुलेट करना हो, तो वेव फ्रंट कैलकुलेट करने के लिए तुम हमेशा बनाओ रे। अगर वेव फ्रंट कैलकुलेट करना है तो क्या बनाओ? रे बनाओ। मतलब खुद बताओ, अगर ये एक वेव फ्रंट है तो क्या ये इसकी रे है? और जब लाइट रे रेयर से डेंसर जाती है तो क्या होता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। क्यों भाई, इतना तो पढ़ा ही है ना सबने, कि जब लाइट रे रेयर से डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। और हमारे पास जो नया वाला वेव फ्रंट होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो बताओ, एंगल बढ़ गया या घट गया? बोलो भाई। एंगल बढ़ गया या घट गया? तो सिंपल, जैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो जाता है, ऐसे ही वेव फ्रंट का एंगल कम हो जाता है। जैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम हो जाता है, वैसे ही हमारे पास, देखो भाई, मैंने क्या बताया, एक लॉजिकल सी बात सुनो। तुम्हारे पास दो लाइन है, आपस में परपेंडिकुलर है। अगर एक घूम रहा है तो दूसरा भी तो घूमेगा। ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है। अगर ये रोटेट कर रहा है तो उसका परपेंडिकुलर भी तो रोटेट करेगा। अगर इस वाली रे का एंगल कम हो रहा है तो उसके परपेंडिकुलर का भी तो एंगल कम होगा। तुम्हारे पास दो चीजें हैं, ये ऐसे है, बाद में ये ऐसे हो गया, ऐसे मानो। तो बताओ, क्या दोनों को ही एंगल कम हुए? लॉजिकली बताओ। दो चीजें हैं आपस में परपेंडिकुलर है। अगर एक चीज घूम रही है तो दूसरी उसके साथ घूम रही है। अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो रहा है, अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा तो उसके परपेंडिकुलर का एंगल भी तो कम होगा। अपने हाथ को रखो, अपनी दो उंगलियों को परपेंडिकुलर करके कॉपी के ऊपर रखो और घुमा के देखो। जितना एक लाइन घूम रही है उतना दूसरी घूम रही है। तो जैसे जैसे आप कह सकते हो ना, कि जैसे जैसे ये इधर आता रहेगा ये नीचे आता रहेगा। समझ में आई बात? खुद बताओ, अगर ये तुम्हारे पास यूं जाए तो ये तुम्हारे पास यूं आएगा, तो एंगल कम नहीं हो जाएगा? चलिए, बताओ भाई, ये बताओ क्या होगा इसके वेव फ्रंट के साथ। मतलब वेव फ्रंट जैसा सीधा खड़ा है ऐसा ही रहेगा या घूम जाएगा? ये बता दो। जब भी कभी कोई वेव फ्रंट कैलकुलेट करना हो, वेव फ्रंट, ठीक है ना,
जब भी कभी कोई वेव फ्रंट कैलकुलेट करना हो तो वेव फ्रंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, रे बनाते हैं। तो एक रे यूं गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई और यूं निकल गई। बताओ क्या नया वाला वेव फ्रंट कुछ ऐसे बनेगा? हाँ भाई, सोच लो, कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो बता दो। क्या प्रिज्म का रे डायग्राम ऐसे ही होता है? किसी भी जगह पर अगर वेव कैलकुलेट, सॉरी, रे से वेव फ्रंट कैलकुलेट करना है या वेव फ्रंट ही कैलकुलेट करना है, सबसे पहले क्या बनाओगे, रे। रे बनाने के बाद लाइट रे के परपेंडिकुलर जो सरफेस होगा वो क्या कहलाएगा, वेव फ्रंट कहलाएगा। समझ में आया भाई? बताओ भाई। सबसे पहले रे बना लो, रे रे। रे बनाओ, रे। वेव फ्रंट कैलकुलेट करना है, रे बनाओ। क्या प्लेनर वेव फ्रंट का मतलब पैरेलल लाइन है? क्या प्लेनर वेव फ्रंट का मतलब पैरेलल लाइन है? और पैरेलल लाइंस कहाँ पर आकर मिलती हैं, फोकस पर। पैरेलल लाइंस कहाँ पर आकर मिलती हैं, फोकस पर। और जब पैरेलल लाइन फोकस पर मिलती है तो ऐसे मिलेंगी। बताओ भाई, अब चूज कर लो वेव फ्रंट, क्या होना चाहिए? समझ में आया? देखो, बिल्कुल अपने आप मत कैलकुलेट करो। पहले रे बनाओ फिर आंसर बताओ। रे बनाओ फिर आंसर बताओ, वरना गलत बताओगे जैसे बहुत से लोगों ने गलत बताया है। प्रॉपर बनाओगे तो आंसर सही निकल कर आएगा, वरना छोटी मोटी गलती होगी। बताओ भाई सब लोग आंसर। पहले रे बनाओ, सब लोग पहले रे बनाओ फिर आंसर बताओ।
समझ में आया भाई? हाँ जी। क्यों? क्लियर है ये? क्या हुआ है? ठीक है ना? कोई बहुत बड़ा इस्तेमाल तो नहीं लग रहा ऑप्टिक्स का कि सर हमें तो कुछ याद ही नहीं आ रहा कि ऑप्टिक्स में क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये सारी बातें कौन सी ऑप्टिक्स की इस्तेमाल कर दी है आपने। हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं पता, ना हमें याद आ रहा है। ये तो बेसिक 9-10th ऑप्टिक्स है, इसमें तो 12th का भी दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा। ठीक है ना? बस करना क्या है, पहले रे बनाएंगे और रे बनाने के बाद हम लोग, ठीक है ना, रे बनाने के बाद उसके परपेंडिकुलर जो सरफेस आएगा उसको बनाएंगे। ठीक है ना? रे बनाएंगे और उसके परपेंडिकुलर जो है वो हम लोग सरफेस बनाएंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, एक बात और, हमारे पास यहाँ पे ये चीज होती है वेव फ्रंट के बेसिस पर। ठीक है, अगर हम बात करें इन सारी चीजों की, इन सारी बातों में एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात पे ध्यान देना है तुम्हें कि ये हमारे पास ना, मतलब वेव फ्रंट इस तरीके से पूछी जा सकती है। इसके अलावा हमें जो पढ़ना है वो वही चीज है जो हमने लाइट, सॉरी, साउंड के साथ पढ़ी थी। एक बहुत छोटी सी बात आप लोगों को याद रखनी है कि हमारे पास, कहने का मतलब क्या है, हमारे पास जो काम साउंड वेव करता है वही काम लाइट वेव करती है। पर कुछ काम हम साउंड के लिए पढ़ते हैं, कुछ काम हम लाइट के लिए पढ़ते हैं, बस फर्क इतना है। कुछ चीजें साउंड के लिए पढ़ी जाती हैं, कुछ चीजें लाइट के लिए पढ़ी जाती हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पास इन सारी बातों में एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट या इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, ये दोनों ओवरऑल एकदम सेम चीज है। बस फर्क क्या है कि साउंड वेव में मैंने क्या बताया था कि हम चीजों को सुनते हैं, लाइट वेव में हमें चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है ना? साउंड वेव में हम चीजों को सुनते हैं, यहाँ पर हमें दिखाई देती हैं, वरना सारी बातें कैसी हैं, सेम। तो हम यहाँ पर वही चीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इंटरफेरेंस। चाहो तो लिख दो ऑफ लाइट वेव। हमें ये पता है कि ये हमारे पास क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेस। सुपरपोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेस इज इंटरफेरेंस। और आप ये जानते हो कि हमारे पास कोहेरेंट सोर्स कौन है, जिनके पास ओमेगा सेम होता है। मैं अभी दोबारा से इस बात को थोड़ा बहुत लिखवा दूंगा, पर समझते हैं क्या था ये। हम क्या बोलते थे कि तुम दो सोर्स लेकर आए, A1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, A2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और इन दोनों पॉइंट पर इन्होंने करा सुपरपोजिशन, ये x1, ये x2। मैं ये सारी बातें लिखवा चुका हूं, दोबारा लिखवा रहा हूं ताकि तुम रिलेट कर पाओगे, कुछ भी बदला नहीं है। तो इस पॉइंट पर दो इक्वेशन पहुंची, A1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1, और इसने चलाया x2, तो A2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2। तो ये बताओ इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना, इसको ही बोलते हैं हम लोग फेज। तो कितना आ गया, हम लोग ओमेगा टी प्लस के x2 माइनस ओमेगा टी माइनस के x1 डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू के डेल्टा एक्स।
मतलब ये क्या है, डिपेंड्स ऑन पोजीशन। और हमें इसी के बेसिस पे याद है कि इंटेंसिटी जो हुआ करती थी हमारी आती थी I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos phi। तो अगर phi डिपेंड्स ऑन x, तो हमारे पास यहां पर इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन x, या इज अ फंक्शन ऑफ x। ये बात हम पहले पढ़ते रहे। तुम्हें याद होगा कि मेरे पास इस Imax की वैल्यू √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर है। और हमें ये देखने को मिलता है फाई इक्वल्स टू 2n पाई पर। कह सकते हो फाई इक्वल्स टू 0, 2 पाई, 4 पाई, या डेल्टा x इज इक्वल्स टू n लेमडा पर, मतलब डेल्टा x इज इक्वल्स टू 0, लेमडा, 2 लेमडा। ठीक है ना। इसी की चीज की मिनिमम वैल्यू है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। और ये हमें देखने को मिलता है 2n-1 पाई पर, मतलब फाई इक्वल्स टू पाई, 2 पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। डेल्टा x इज इक्वल्स टू 2n-1 लेमडा बाई 2 पर, मतलब डेल्टा x इज इक्वल्स टू लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2। इनके लिए जो n है वो शुरू होता है 0, 1, 2, 3, 4, और इनके लिए n शुरू होता है 1, 2, 3, 4, इस तरीके से। ठीक है ना। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं पहले। अगर हमारे पास सोर्स आइडेंटिकल है, अगर हमारे पास सोर्सेस को आइडेंटिकल कर दिया जाए, तो आइडेंटिकल सोर्सेस के केस में हमारे पास जो Imax है, ये आप जानते हो कि 4I0, I मिनिमम हमारे पास 0, और जनरल का फॉर्मूला 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2 होता है। इसके अलावा मैंने जो भी रिलेशंस लिखवाए थे इंटरफेरेंस में, वो सारे के सारे एप्लीकेबल हैं। ठीक है ना, वो सारे के सारे एप्लीकेबल हैं। मतलब तुम्हें याद होगा कि मैंने कुछ फॉर्मूले इस जगह पे लिखवाए थे। आप लोगों के सामने कहाँ गए वो फॉर्मूले, दिख भी नहीं रहे। ठीक है ना। आप लोगों को याद होगा कि मैंने कुछ फॉर्मूले इस जगह पे ये लिखवाए थे। तुम्हें लिखने का मन है तो लिख लेना। अभी मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, अपने नोट्स में लिखने हो तो बेशक लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये चीज समझनी है कि ये सारे फॉर्मूले जो हम साउंड में पढ़कर आए थे वो एज इट इज एप्लीकेबल हैं, एज इट इज एप्लीकेबल है। ये सारी चीजें हमने वेव के लिए पढ़ी थी, तो यहाँ पर भी एज इट इज लगती हैं।
जो जो सारी बातें हम पहले पढ़कर आए थे। क्लियर? बस यहाँ पे एक चीज और ऐड हो जाएगी, उसको देख लो, ठीक है ना। ये बताओ, साउंड सोर्स जो हम लोग लेते हैं, वो हम लोग साउंड सोर्स लेते हैं कि दो साउंड सोर्स ले आए। पर लाइट सोर्स लेने के लिए ना हम लोग अक्सर दीवार में हम लोग स्लिट्स बनाते हैं। साउंड सोर्स लेने के लिए हम दीवार में होल्स बनाते हैं, स्लिट्स बनाते हैं। तो आगे चल के तुम्हें समझ में आ जाएगा। बस याद रखना, एक लॉजिकल सी बात बताओ, अगर तुमने दीवार में एक होल बनाया तो उस होल की विड्थ जितनी ज्यादा होगी, क्या वहां से आने वाली एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी? बस मुझे इसका जवाब दो। अगर तुमने दीवार में कोई होल बनाया लाइट के आने के लिए, एनर्जी के आने के लिए, तो जिस होल की विड्थ जितनी ज्यादा होगी, क्या वहां से उतनी ज्यादा एनर्जी आएगी? तो आगे चल के हम लोग एक टर्म लिखेंगे, विड्थ ऑफ स्लिट विड्थ। तो बस ये बात याद रखना कि इंटेंसिटी जो है वो विड्थ के बराबर होती है, या इंटेंसिटी विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एक लाइट में ये वाली बात और ऐड हो जाती है, क्योंकि हमारे पास जितना ज़्यादा बड़ा सोर्स होगा, जितना ज़्यादा बड़ा विड्थ होगा, वहाँ से उतनी ज़्यादा लाइट आ पाएगी, और उतनी ज़्यादा लाइट आ पाएगी तो उसकी उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। बाकी ये सारे फॉर्मूले हमने आई मैक्स के, आई मिन के, आई वन आई टू के, आई एवरेज के, डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस, या फिर फ्रिंज विजिबिलिटी, इन सब के पहले पढ़े हुए हैं। मैंने दोबारा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। आपको अपने नोट्स में लिखने हो तो लिख लीजिएगा, मेरे हिसाब से लिख लीजिएगा, ताकि तुम्हें समझ में आए कि हाँ दोनों जगह पे चीजें सेम है। ठीक है, आगे बढ़े भाई। अब देखो, एक बात हमने शुरू से कही थी, और मैं एक बार इस चीज को फिर से कराना चाहता हूं, जिसका नाम है कोहेरेंट सोर्सेस। एक बात पे ध्यान दो, हमने क्या कहा था कि कोहेरेंट सोर्सेस वो सोर्सेस होते हैं जिनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम हो और उनका फेज डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट हो। सोर्सेस with same angular frequency and phase difference constant with time। ये बताओ, मैंने ये बात कहा था ना कि अगर दो सोर्सेस, टू डिफरेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट। क्यों भाई? ये बात मैंने बोली थी ना कि हमारे पास टू डिफरेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट। तो बात ये आती है कि अगर दो डिफरेंट सोर्स कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते, तो ऐसा क्या करें कि फिर हमें दो कोहेरेंट सोर्स मिले? ये प्रोसेस कराया कैसे जाए? ये प्रोसेस फिर कराया कैसे जाए कि चीजें कोहेरेंट कहलाएं, चीजें कोहेरेंट बने? तो हमारे पास कहा जाता है कि अगर मुझे प्रोडक्शन ऑफ कोहेरेंट सोर्स करना होता है, तो प्रोडक्शन ऑफ कोहेरेंट सोर्स कह सकते हो कि एक बात बताओ, सिंपल, फ्रीक्वेंसी सेम करनी है, फ्रीक्वेंसी सेम करनी है। तो अगर मैं एक ही सोर्स से दो सोर्स बना दूं तो क्या फ्रीक्वेंसी बदलेगी? एक लॉजिकल सी बात, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी को सेम करना, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी को सेम करना।
तो अगर मैं किसी तरीके से तुम्हें ये फील दिला दूं कि एक सोर्स से एक नहीं दो सोर्स है, मतलब सिर्फ किसी पॉइंट पर ऐसा अपीयरेंस हो जाए कि एक सोर्स नहीं है दो है, मतलब एक ही को दो में बना दिया जाए, एक सोर्स ही दो की तरह बिहेव करने लगे, तो मेरा काम हो गया। क्यों भाई, सही बात है ये। अगर किसी पॉइंट पर एक सोर्स से ही ऐसा फील आने लगे कि ये एक नहीं दो है, तो मेरा काम हो गया। तो हम लोग जो बनाते हैं ना कोहेरेंट सोर्स, वो एक से ही बनाते हैं। कोहेरेंट सोर्स का प्रोडक्शन किसी एक सोर्स से ही करा जाता है। मतलब हम ये कहते हैं कि अगर आपको कहीं पे कोहेरेंट सोर्सेज बनाने हैं, तो हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज को बनाने का तरीका उसी से आया है। और इसको हम दो पार्ट में हमने बना रखा है। पहला वाला है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है ना। अगर हम बोले डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट तुम ऐसा मान लो कि जैसे तुम एक सोर्स लेकर आए। जब ये सोर्स लेकर आए, तो ये सोर्स अपनी वेव फ्रंट्स बनाएगा। तो इसी वेव फ्रंट का ऐसा, ये बताओ, क्या जो वेव फ्रंट का हिस्सा इन पॉइंट्स पर आया, क्या वो एक्ट एज अ न्यू सोर्स करेगा? बोलो भाई। हमने एक सोर्स के सामने दीवार लगा दी। हमने एक सोर्स के सामने दीवार लगा दी ऐसे, और उस दीवार में दो टाइनी होल्स हैं। दो टाइनी होल्स हैं। तो ये बताओ, जब ये वेव फ्रंट्स प्रोपगेट करते हुए पहुंची, तो वेव फ्रंट टकराएंगी। सारी वेव फ्रंट खत्म हो गई, लेकिन जो उस होल पर आई, क्या वो आगे वालों के लिए एक नए सोर्स की तरह काम करने लगेगा? हाँ या ना? बोलो भाई। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस चीज को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। ये क्या है कि हमने एक वेव फ्रंट को डिवाइड कर दिया। हमने एक वेव फ्रंट को डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में। समझ में आया? क्लियर ये चीज? चलिए, दूसरा है हमारे पास डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। दूसरा क्या है? डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ये कैसे होता है? बाय पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अगर मैं, जैसे एक सोर्स है, ये बताओ, अगर मैं सोर्स के सामने एक मिरर लगा दूं, सुनना ध्यान से, और यहां पे कोई पॉइंट है पी, तो ये बताओ, एक रे सीधी पहुंच गई और एक रे यहां पे टकरा के पहुंची। तो इस पॉइंट पी वाले को क्या दो सोर्स दिखाई देंगे? एस और एस डैश। बोलो भाई। इस पॉइंट पी वाले को क्या दो सोर्स दिखाई देंगे? ये बताओ, क्या ये इन दोनों रेस की फ्रीक्वेंसी सेम होगी? क्या इन दोनों रेस की फ्रीक्वेंसी सेम होगी? पर क्या ये दोनों पॉइंट पी पर अलग अलग जगह से आती हुई समझ में आ रही हैं? क्या ये दोनों पॉइंट पी पर अलग अलग जगह से आती हुई समझ में आ रही हैं? तो क्या यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न बन सकता है या इंटरफेरेंस हो सकता है? अरे क्यों नहीं होगा भाई?
फिर बनाया क्यों है अगर इंटरफेरेंस नहीं हो सकता तो? बताओ, इतनी मेहनत फिर करी क्यों अगर इंटरफेरेंस नहीं हो सकता तो? भाई ये चलकर आ रहा है x1, ये चलकर आ रहा है x2, पॉइंट P पे क्या आ जाएगा, एक x2 माइनस x1 का पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस के हिसाब से दो अलग अलग वेव का सुपरपोजिशन नहीं हो सकता? लॉजिकली बताओ, अगर इंटरफेरेंस नहीं होना होता तो ये करते ही क्यों? ठीक है ना? और इस मिरर का नाम भी है लॉयड्स मिरर। क्या जबरदस्त नाम है। इस मिरर का नाम क्या है? लॉयड्स मिरर। अच्छा, इसका इसका नाम लॉयड्स मिरर क्यों है? इसका नाम बताओ। इसका इस मिरर का नाम लॉयड्स क्यों है? क्योंकि ये लॉयड ने बनाया है। ठीक है ना? लॉयड ने बनाया होगा ये काम। जब लॉयड इतना काम करेंगे तो लॉयड ही का तो नाम रखा जाएगा। अब देखो भाई, हमारे पास कहने का मतलब क्या है कि जो भी ये सुपर पोजिशन है इंटरफेरेंस, बेसिकली मैंने आप लोगों को सिखाया था कि किस पे डिपेंड करता है, पाथ पर और फेज पर। और याद करो, मैंने कहा था कि पाथ डिफरेंस तो इंटेंसिटी निकालने में काम आता है, लेकिन अगर सिर्फ ये पहचानना हो कि मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा, फेज डिफरेंस इंटेंसिटी निकालने में काम आता है, पर अगर ये पता करना हो कि मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा, तो काम की चीज क्या है? पाथ डिफरेंस, चले हुए रास्ते का फर्क, बहुत कुछ डिसाइड करता है ये। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, कह सकते हो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हॉरिजॉन्टल सोर्सेस को। एक बात सुनो, बस देखो एक चीज का फर्क समझना। साउंड सोर्स में हम लोगों को कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा सुनने के लिए उस पॉइंट पर जाना पड़ता था। जब हमारे पास लाइट सोर्स होते हैं ना, तो लाइट सोर्स में हर चीज दिखती है और मैं किसी भी जगह पर खड़े होके दुनिया की हर चीज देख सकता हूँ। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि मान लो, क्वेश्चन ही है ये और कुछ नहीं, हमारे पास क्वेश्चन ही है कि मेरे पास दो हॉरिजॉन्टल सोर्स है जिनके बीच का सेपरेशन जो है सपोज 3 लैम्डा के बराबर है, और यहाँ पे लाइट सोर्स है, इसीलिए यहाँ पर होती है एक स्क्रीन। ये क्या है? ये हमारे पास एक स्क्रीन है। आपसे सवाल आता है कि तुम मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करके बताओ कि यहाँ पर मैक्सिमा कितने होंगे और यहाँ पर मिनिमा कितने होंगे। मैंने आपको बताया था कि देखो, मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का तरीका क्या होता है? मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का तरीका होता है चले हुए रास्ते का फर्क। ये बताओ, अगर इन दोनों रेस को सीधे लाया जाए, सीधा स्ट्रेट, तो इन दोनों रास्तों में ये बताओ, अगर दोनों रेस सीधे चलकर आए तो इस वाले पॉइंट पर दोनों वेव्स के चले हुए रास्ते का फर्क कितना है? 3 लैम्डा के बराबर। ठीक, ये बताओ, यहां पर कहीं एट इंफिनिटी, अच्छा इंफिनिटी पे जाके कौन मिलता है? दो पैरेलल रेस। क्यों भाई? इंफिनिटी पर जाकर कौन मिलता है? दो पैरेलल रेस।
तो अगर किसी रे को इन्फिनिटी पे जाके मिलना है तो क्या इन्फिनिटी पे मिलने के लिए इन दोनों वेव्स को हो जाना पड़ेगा पैरेलल? क्यों भाई? अगर सेंटर पर जाकर मिलना है तो चलिए गए, और अगर इन्फिनिटी पे जाकर मिलना है तो इन्फिनिटी पे कौन मिलता है? दो पैरेलल रेज। तो इन्फिनिटी पे इनका पार्ट डिफरेंस क्या लिया जाएगा? 0 लैम्डा। क्यों भाई, ये बात समझ में आ रही है? इन्फिनिटी पे कितना पार्ट डिफरेंस? 0 लैम्डा। और मिड पॉइंट पे कितना? 3 लैम्डा। अब लॉजिकली बताओ, अगर मिड पॉइंट पे 3 लैम्डा है और इन्फिनिटी पर 0 लैम्डा है, तो क्या बीच में कहीं 2 लैम्डा होगा और उससे ऊपर कहीं लैम्डा होगा? और जैसा ऊपर होगा क्या वैसा ही नीचे होगा? बोलिए भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है? जल्दी जल्दी बताओ। हमने देखा कि मैंने लाइट रेस को भेजा, जो लाइट रे इस डायरेक्शन में चलकर जा रही हैं उनके बीच का पाथ डिफरेंस हमेशा बीच के सेपरेशन के बराबर। और जिनको इन्फिनिटी पर जाकर मिलना है, जिनको इन्फिनिटी पर जाकर मिलना है वो हो जाएंगे स्ट्रेट, और उनके बीच का पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा। तो खुद सोचो, तुम्हारे पास मैक्सिमा कहाँ बनता है? 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। तो एक मैक्सिमा ये बना, एक मैक्सिमा ये बना, एक मैक्सिमा ये बना, एक मैक्सिमा ये बना। 3 ऊपर, 3 नीचे, एक बीच में। कितना हो गया? 7। ये बताओ, क्या अगर ये 0 है और ये लैम्डा, तो क्या यहाँ पे कहीं 0.5 लैम्डा होगा, यहाँ पे कहीं 1.5 लैम्डा होगा, और यहाँ पर कहीं 2.5 लैम्डा होगा? सेम तरीके से यहाँ पर कहीं 2.5 लैम्डा होगा, यहाँ पर कहीं 1.5 लैम्डा होगा, और यहाँ पर कहीं 0.5 लैम्डा होगा। तो सिंपल सी बात, दो मैक्सिमा के बीच में, दो मैक्सिमा के बीच में क्या लाई करेगा? मिनिमा। दो मैक्सिमा के बीच में क्या लाई करेगा? मिनिमा। तो बोलो भाई, कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा? समझ में आया? हाँ जी, बोलो, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है ना? इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं, रिपीट नहीं करूंगा, अगला सवाल दूंगा, सेम सवाल करो, उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। चलो, जिनको समझ में आ गया वो लोग सॉल्व करो, पहले मुझे इसके आंसर बताओ, ठीक है ना? और ये तुम्हारे पास क्या है? स्क्रीन। चलो भाई बताओ आंसर। देखो भाई सुनो, सबसे पहले
यहां से एक रे इधर चलकर आई और दूसरी रे एक और इसके ऊपर चलकर आई। ये बताओ इन दोनों के चले हुए रास्ते का फर्क कितना होगा? चलो, जिनको नहीं समझ में आया वो लोग बताओ, इन दोनों के चले हुए रास्ते का फर्क कितना होगा? 4 लैम्डा। ये बताओ कहीं दूर इन्फिनिटी पे कौन मिलता है? पैरेलल रेस। इन्फिनिटी पे कौन मिलता है? पैरेलल रेस। तो इन्फिनिटी पर जाने के लिए ये सब के सब हो गए सीधे। तो बताओ अगर ये लोग पैरेलल पैरेलल जाते जाते इन्फिनिटी पे मिल गए तो इन्फिनिटी पे चले हुए रास्ते का फर्क क्या होगा? बोलो भाई, इन्फिनिटी पे चले हुए रास्ते का फर्क क्या होगा? 0। अब लॉजिकली सोचो, अगर ये तुम्हारे पास 4 लैम्डा है तो यहाँ पर कहीं 3 लैम्डा होगा, यहाँ पर कहीं 2 लैम्डा होगा और यहाँ पर कहीं लैम्डा होगा। जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे होगा, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे होगा। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, एक बीच में, कितने मैक्सिमा? 9 मैक्सिमा। ठीक। उसके बाद यहाँ पे कहीं 3.5 लैम्डा होगा, 2.5 लैम्डा होगा, 1.5 लैम्डा होगा और 0.5 लैम्डा होगा। यहाँ पर हमारे पास 3.5 लैम्डा होगा, 2.5 लैम्डा होगा, यहाँ पर कहीं 1.5 लैम्डा होगा और 0.5 लैम्डा होगा। होगा या नहीं होगा? तो ये कितना हो गया? 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 ही नीचे। ठीक है ना? कितने हो गए? 8 मिनिमम। सही है ना भाई? ड्राइंग अच्छी लग रही है देखने में? अब समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तुम लोगों ने हाँ किसके लिए लिखा है? ड्राइंग के लिए या क्वेश्चन समझ में आ गया इसके लिए? चलो भाई, अब एक काम करो, तेज तेज इसका आंसर बता दो। असल में मैं बचपन से ही आर्टिस्ट बनना चाहता था, तो अब मैं सारी अपनी आर्ट जो है तुम लोग के सामने ही दिखा देता हूँ। अगर मैंने सही टाइम पर अपना करियर चूज कर लिया होता तो वो कौन सा पेंटर है इंडिया का बहुत फेमस, जिसकी डेथ हो गई अब, एम एफ हुसैन, वही है ना शायद? ये कोई और भी है इंडिया से, मुझे पता नहीं यार। मैं उसको कंपटीशन देता। हाँ यार, ऑफलाइन में मैं ये सब कर नहीं पाता हूँ, रंग बिरंगे काम। चलो भाई बताओ, ये बताओ क्या
इस जगह का पाथ डिफरेंस कितना होगा यहां का? क्या यहां का पाथ डिफरेंस 3.8 लेमडा होगा? ये बताओ, क्या ये कोई मैक्सिमा और मिनिमा है? बोलो भाई। इस स्ट्रेट पॉइंट का जो पाथ डिफरेंस है वो 3.8 लेमडा है। क्या ये कोई मैक्सिमा या मिनिमा है? नहीं है। ना तो ये मैक्सिमा है, ना तो ये मिनिमा है। जनरल पॉइंट है। क्या है ये? मतलब ना यहाँ पे जीरो होगा, ना यहाँ पे 4i होगा। अच्छा बताओ, अगर जीरो और 4i नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, या जीरो और 4i के बीच में कोई एक बीच की कोई वैल्यू होगी। ठीक है ना? पर एक बात अभी भी है कि इन्फिनिटी तक पहुंचते पहुंचते लाइट रेस कैसी हो चुकी होंगी? पैरेलल। इन्फिनिटी तक पहुंचते पहुंचते लाइट रेस कैसी हो चुकी होंगी? पैरेलल। तो एट इन्फिनिटी जो डेल्टा एक्स है वो 0 लेमडा है। एट इन्फिनिटी डेल्टा एक्स जो है वो 0 लेमडा है। अब खुद देखो, ये 0, ये लेमडा, यहाँ पे कहीं 2 लेमडा, यहाँ पे कहीं 3 लेमडा। जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा ऊपर वैसा नीचे। तो ये मेरे पास क्या बन गए भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने आ गए? 8 मैक्सिमा। ये बताओ, क्या मैं ऐसे कह दूं कि दो मैक्सिमा के बीच में क्या होगा? एक मिनिमा। दो मैक्सिमा के बीच में क्या होगा? एक मिनिमा। दो मैक्सिमा के बीच में क्या होगा? एक मिनिमा। अच्छा, एक एक मिनिमा यहां पर भी है, क्योंकि 3 लेमडा और 3.8 लेमडा के बीच में 3.5 लेमडा भी एग्जिस्ट करता है। 3.5 लेमडा भी एग्जिस्ट करता है। जैसे यहाँ पे 2.5 होगा, यहाँ पे 1.5 होगा, यहाँ पे 0.5 होगा। तो हमारे पास एक मिनिमा और पाया जाएगा, यहाँ पर और यहाँ पर। समझ में आया भाई? तो कितने हो गए? 8 मिनिमा। बोलो भाई। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने 3.3 लेमडा दिया होता तो रिजल्ट क्या बन जाता? डायरेक्ट बताओ, बिना डायग्राम बनाए रिजल्ट बताओ। देखो तुम कितने होशियार हो। अगर 3.3 लेमडा दिया होता तो मैक्सिमा और मिनिमा कितने कितने बनते? 3.3 पे मैक्सिमा कितने बनते? 8। और मिनिमा कितने बनते? मिनिमा कितने बनते? 6। कौन से दो गायब हो जाते? ये जो 3.5 वाले बने हैं ना, ये 3.2 मैक्सिमा पर रहते 8 के 8। मैक्सिमा रहते 8 के 8, मैक्सिमा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? मैक्सिमा रहते 8 के 8, मिनिमा गायब हो जाते। कौन से वाले? 3.5 वाले मिनिमा गायब हो जाते। 3.5 वाले मिनिमा गायब हो जाते अगर मैं 3.3 कर देता। क्या ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को?
ठीक है ना। ऊपर वाले में क्या हुआ यार, वैसे ही करना है। मिड पॉइंट पे 3.8 लैम्डा है, इन्फिनिटी पे 0 है। अगर इन्फिनिटी पे 0 है और मिड पे 3.8, तो बीच में क्या होगा, 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, लैम्डा सब होंगे, उन सबको बना लो। फिर आपको मिड पे क्या हो गया, मिड पे तो यही आ गया, इन्फिनिटी पे ये आ गया, तो बीच के बना लो। ठीक है ना। ये 3.8 जनरल पॉइंट है, 3.8 मैक्सिमा कहाँ है। 3.8 पे तो हमें मैक्सिमा कहाँ मिलता है, 4 लैम्डा 3 लैम्डा इस पे। चलो भाई इसका बताओ, इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तुम बताओ नहीं, अच्छा बता रहे हो तो बता दो, बाकी सुन लो बाकी लोग। ये बताओ, क्या अगर तुम यहाँ पे देखो, ये पॉइंट हमने बीचों बीच बनाया, यहां से एक रे पहुंची इधर, यहां से एक रे पहुंची इधर। ये बताओ, क्या दोनों ही रेज के चले हुए रास्ते बराबर होंगे, चाहे बीच का सेपरेशन कुछ भी हो। बताओ, 3 लेमडा ले लें, 3.4 लेमडा ले लें, 3.6 लेमडा ले लें, 3.8 लेमडा ले लें, क्या इस बात से मिड पॉइंट का पाथ डिफरेंस बदलेगा। हमारे पास कह सकते हो कि मिड पॉइंट के पाथ डिफरेंस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है इस चीज की कि बीच का सेपरेशन 3 लेमडा था, 2 लेमडा था, क्या था। तो कितना हो गया डेल्टा एक्स यहाँ पर 0। अच्छा ये बताओ, अगर मुझे इन्फिनिटी तक जाना है, तो क्या इन्फिनिटी तक जाने के लिए ये दोनों रेज पैरेलल हो चुकी होंगी। अगर मुझे इन्फिनिटी तक जाना है तो क्या ये दोनों पैरेलल हो चुकी होंगी। और अगर इन्फिनिटी तक जाने के लिए दोनों पैरेलल हो गई होंगी, तो इनके बीच का पार्ट डिफरेंस क्या होगा। इनके बीच का पार्ट डिफरेंस क्या होगा, 3 लेमडा। कितना होगा, 3 लेमडा होगा। तो जब हमारे पास डेल्टा एक्स 0 है मिड पॉइंट पे और इन्फिनिटी पर है 3, तो बहुत आसान है। अगर तुम एक चीज समझो तो बहुत आसान है। हॉरिजॉन्टल सोर्सेज में, हॉरिजॉन्टल सोर्सेज में मिड पॉइंट पर बीच के सेपरेशन के बराबर, इन्फिनिटी पे 0। वर्टिकल सोर्सेज में बीच पर 0, इन्फिनिटी पे बीच के सेपरेशन के बराबर। ऐसे कर सकते हो। मिड पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल सोर्स है, मिड पॉइंट पे सेपरेशन के बराबर, इन्फिनिटी पे 0। वर्टिकल सोर्स में मिड पॉइंट पे 0 के बराबर, इन्फिनिटी पे सेपरेशन के बराबर। तो अगर देखो इन्फिनिटी पे 3 लैम्डा है, यहाँ पे 0, तो बीच में क्या होगा, यहाँ पे कहीं लैम्डा होगा, यहाँ पे कहीं 2 लैम्डा होगा। ऐसे ये लैम्डा, ये 2 लैम्डा, और इन्फिनिटी पर 3 लैम्डा। तो एक तो हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये। कितने आ गए, 7 मैक्सिमा। अब देखो इन दोनों के बीच में 0.5 लैम्डा, 0 पॉइंट सॉरी 1.5 लैम्डा, और यहाँ पर 2.5 लैम्डा। 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा। समझ में आया भाई, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे आ गए 4 कह रहा हूं मैं, 3 ऊपर 3 नीचे, तो 6 मिनिमम। इन्फिनिटी पर 3 क्यों है, देखो भाई इन्फिनिटी पर जाने के लिए ये दोनों हो गए आपस में पैरेलल। तो अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो क्या बताओ, नीचे वाले ने ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में हमेशा 3 लैम्डा ज्यादा चला है।
अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो नीचे वाले का रास्ता ऊपर वाले के कंपैरिजन हमेशा 3 लैम्डा ज़्यादा बड़ा होगा, और जब 3 लैम्डा ज़्यादा बड़ा होगा तो कितना लेंगे, 3 लैम्डा। ठीक है, समझ में आ गया? एक काम करो, अब 4 लैम्डा का मत बताओ मुझे, तो मुझे 3.8 लैम्डा का बताओ। 4 लैम्डा 3 लैम्डा बात तो बराबर, तो मुझे 3.8 लैम्डा का बताओ। चलो भाई। ठीक है भाई। मैक्सिमा कितने, 3 3 6 7। अब देखो, इन दोनों के बीच में यहाँ पे होगा 0.5 लैम्डा, 1.5, 2.5, और यहाँ पर होगा 3.5। ऐसे ही 0.5, 1.5, 2.5, 3.5। मतलब ये 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 और ये। ठीक है ना? हमारे पास मैक्सिमा कितने बने, 7। बताओ भाई, मिनिमा कितने बने? अरे लाइनें तो सही से गिन लो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? इतना अच्छा ड्राइंग बना रहा हूं मैं, मुझे खुद अपनी ड्राइंग से प्यार होता चला जा रहा है धीरे धीरे। मास्टरपीस है, सही बात है ये, $1 मिलियन आर्ट है ये। एक बार मैं अगर कहीं ऑक्शन पे लगा दूं, क्या ही हो गया। हाँ, और क्या, ऑफलाइन वालों को ये सब थोड़ी देखने को मिलेगा, जल्दी मिलेगा। वैसे हम लोग क्लासेस में भी ये लगवाने वाले हैं होपफुली। हाँ, मतलब प्रोजेक्टर के थ्रू ही करेंगे। चले भाई, समझ में आ गया ये? एक आखिरी सवाल और कर ले, उसके बाद तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि तुम ज्यादा पढ़ लोगे तो तुम्हारी अम्मी तुम्हें डांटेंगी। सही बात है।
चलो, नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो कैसे करते हैं, तुम ये देखो, तो एक पॉइंट यहां पर है, इधर एक पॉइंट यहां पर है, इधर एक पॉइंट इधर पर है। ये बताओ, क्या ये जो पॉइंट्स हैं ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाली कंडीशन से मैच कर रहे हैं? क्यों भाई, ये जो पॉइंट्स है ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाली कंडीशन से मैच कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि यहाँ का पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा, यहाँ का 3 लैम्डा, ये 0 और ये 0। बोलो भाई, ऐसा कह सकते हैं ना? तो एक बात बताओ, जब एक एंड पे 3 है और एक एंड पे 0, तो क्या बीच में कहीं 2 लैम्डा होगा? बोलो। और जब ये ऐसा होगा तो क्या मेरे पास ये घड़ी की तरह बन जाएगा? बोलो भाई, मैं सच बता रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है ऐसा करने में। ठीक है ना? ये क्या हमारे पास घड़ी की तरह बनेगा? कितने मैक्सिमा बने? कितने मैक्सिमा बने? 12। ये बताओ, क्या यहाँ पर बीच में कहीं 2.5 लैम्डा होगा और यहाँ पर ये 1.5 लैम्डा होगा और यहाँ पर ये 0.5 लैम्डा होगा? तो ये एक मिनिमा, ये एक मिनिमा, ये एक मिनिमा, ऐसे ये ये कितने आ गए? बोलो भाई, समझ में आया सब लोगों को? चलिए भाई, ठीक है। तो इसके आगे आप, इसके आगे मुलाकात होती है कल।